प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को मेघालय और त्रिपुरा का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में लेंगे भाग। मेघालय और त्रिपुरा में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश का दौरा। रिजिजू ने तवांग के यांगसे क्षेत्र में भारतीय सैनिकों से की मुलाकात, जवानों का बढ़ाया हौसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, गलवान और तवांग में हमारी सेना ने अप्रतिम शौर्य का दिया परिचय। फिक्की के वार्षिक सम्मेलन और 95वें वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर देश हित के ऊपर राजनीति को तरजीह देने का लगाया आरोप। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। राहुल गांधी को बताया भारत का जयचंद। कहा, कांग्रेस और राहुल गांधी तोड़ रहे हैं सेना का मनोबल। सुप्रीम कोर्ट ने की बिल्किस बानो की ओर से दायर पुनर्विचार अर्जी खारिज। बिल्किस ने 13 मई के आदेश पर दोबारा विचार की थी मांग। भारत ने एफआईएच महिला हॉकी नेशंस कप के फाइनल में बनाई जगह। आज फाइनल में स्पेन से होगा मुकाबला। कल रात स्पेन के वेलेंसिया में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने आयरलैंड को पेनल्टी शूटआउट के जरिए 2-1 से हराया। फीफा विश्व कप 2022 में क्रोएशिया और मोरक्को तीसरे स्थान के लिए खेलेंगे प्लेऑफ मैच। क्रोएशिया को सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के हाथों मिली थी शिकस्त। वहीं मोरक्को फ्रांस से हारकर हो गया था फाइनल्स की रेस से बाहर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। वे इस अवसर पर पूर्वोत्तर परिषद की एक आधिकारिक बैठक के साथ साथ एक सार्वजनिक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री एनईसी की विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पिछले 50 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एनईसी के योगदान का एक स्मारक खंड गोल्डन फुटप्रिंट्स भी जारी किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित केंद्रीय मंत्री भी समारोह में शामिल होंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यांगसे क्षेत्र में सैनिकों से मिले। केंद्रीय मंत्री ने जवानों की हौसला अफजाई की और देश के लिए उनके काम की सराहना की। उन्होंने जवानों से मिले हुए एक फोटो को शेयर करते हुए ट्वीट किया और कहा, भारतीय सेना के वीर जवानों की पर्याप्त तैनाती के कारण अरुणाचल प्रदेश के तवांग में यांगसे क्षेत्र अब पूरी तरह से सुरक्षित है। किरण रिजिजू ने साथ ही पवित्र वाटरफॉल युमी ग्यात्से की तस्वीरें जारी की। ये झरना अरुणाचल वासियों के लिए बेहद पवित्र और श्रद्धा का प्रतीक है। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, यांगसे के ठीक नीचे ये एक अद्भुत दृश्य है। इसे युमी ग्यात्से के नाम से जाना जाता है। 108 पवित्र जल झरने जो ऊंचे पहाड़ों के बीच से निकलते हैं, जिन्हें गुरु पद्म संभव का आशीर्वाद माना जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज फिक्की के वार्षिक सम्मेलन और 95वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चाहे गलवान हो या तवांग हो, भारत की सेनाओं ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है वो अतुलनीय है। अब एक सिलसिला इसमें सेना के बारे में भी चला है, थोड़ा सा हटकर बातें उससे मैं कर रहा हूं। लेकिन मित्रों, मैं संसद में कह चुका हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं तो वह बातें नहीं बोलूंगा जो कि मैंने संसद में नहीं कही है। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। रक्षा मंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 25 साल हमने आजादी का अमृतकाल मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से 5 प्रण की याद दिलाई थी। सबसे पहला प्रण विकसित भारत का निर्माण है, जिसे पूरा किए बिना भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। हम दुनिया के दूसरे देशों पर हावी नहीं होना चाहते, हम विश्व के कल्याण के लिए सुपर पावर बनना चाहते हैं। विकसित भारत का निर्माण और एक ऐसा संकल्प है जो मैं मानता हूं कि बिना पूरा किए हुए भारत
विश्व की महाशक्ति नहीं बन सकता। लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि मैं यहां पर सुपर पावर और महाशक्ति की बात कर रहा हूं तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं लगाना चाहिए कि हम दुनिया के दूसरे देशों पर डोमिनेट करना चाहते हैं अथवा दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने की हमारी मंशा है। यदि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं, तो विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि हम भारत की उस संस्कृति में विश्वास करते हैं जिस संस्कृति ने हमको संदेश दिया है वसुधैव कुटुंबकम का, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, पूरा विश्व ही हमारा यह भारत, ये परिवार है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के समय भारत दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने कहा कि मॉर्गन स्टैनली के अनुमान के मुताबिक भारत 2027 तक $8.5 ट्रिलियन के साथ दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मॉर्गन स्टैनले ने एक शब्द की रचना की थी और उसमें कहा था उन्हें फ्रेजाइल 5, यानी दुनिया के वे 5 देश जिनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा रही थी, और इसी फ्रेजाइल 5 में हमारा भारत भी शामिल था। आज 9 साल के बाद मित्रों, आप भी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अब हमारा भारत फ्रेजाइल 5 की कैटेगरी से निकलकर अब फेबुलस 5 में आकर खड़ा हो गया। पिछले दिनों ही मॉर्गन स्टैनले के मैनेजिंग डायरेक्टर चेतन नहिया ने फाइनेंशियल टाइम्स में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने एक ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक दिया है। उस लेख में कहा गया है कि हमारे आकलन और अनुमान के मुताबिक 2027 में भारत अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रक्षा मंत्री ने साथ ही कहा कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बड़े कठिन दौर से गुजर रही है, लेकिन अन्य प्रमुख देशों की तुलना में भारत में महंगाई कम है। उदाहरण के लिए महंगाई की समस्या एक प्रमुख मुद्दे के रूप में हमारे सामने आई है। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकॉनमी बड़े कठिन दौर से गुजर रही है, पर आप देखेंगे तो अन्य प्रमुख देशों की तुलना में भारत में इन्फ्लेशन कम है। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश की महंगाई को कम करने के लिए कई मेजर स्टेप्स लिए हैं और उसका परिणाम भी हमारे सामने आने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IIM शिलांग को देश को समर्पित करेंगे। इस मौके पर हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने छात्रों से बात की। मैं इस वक्त IIM शिलांग के नए कैंपस में, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे, और ये बेहतरीन कैंपस है, 120 एकड़ में फैला हुआ है। और बात करेंगे इन स्टूडेंट से जो यहाँ पे इस कैंपस को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित है। मैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव MBA का छात्र हूँ। मुझे जब पता लगा कि यहाँ पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो मैं बहुत खुशी से पागल उठा था। मुझे ऐसा लगा कि हमारे इस प्रधानमंत्री के दिल और दिमाग दोनों में ही पढ़ाई का कितना बड़ा महत्व है, वो कितना प्रमोट करना चाहते हैं। मैं उस चीज से बहुत उत्साहित हूँ। हम सब काफी खुश हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी हमारे कैंपस का उद्घाटन करने आ रहे हैं। IIM शिलांग ने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया जिस पे मैं अपने करियर पे अग्रसर रहूं और बढ़ती रहूं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आ रहे हैं और हमारे नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। पर यहाँ की सबसे यूनिक चीज जो है वो ये है कि हमारे बैच में अलग अलग स्टेट्स के लोग आए हैं, जम्मू से और कई लोग केरला से, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आने का मौका सबको नहीं मिलता है, तो नॉर्थ ईस्ट में आए और यहाँ का नया कल्चर हमने समझा। तो नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, ये सोच के वी ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि उनसे मिलना इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। तो बेसिकली IIM शिलांग बाकी IIM की तरह नहीं है, इट इज अ यूनिक IIM इन इटसेल्फ। हमारा हमेशा से सस्टेनेबिलिटी की तरफ बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन है। हम लोग यहाँ पे बेसिकली मैनेजमेंट सीखना है, एंड हु बेटर टू लर्न फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर। ही इज अ बेस्ट मैनेजर यू कैन थिंक ऑफ। वो पूरे वर्ल्ड में हमारे कंट्री को मैनेज कर रहे हैं, सो इट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू इंटरेक्ट विथ हिम एंड लर्न। माननीय प्रधानमंत्री जी ये पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर हमेशा से ही ध्यान देते आए हैं। वो इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पिछले 8 सालों में 50 से ऊपर दौरे किए हैं। और जिस तरह हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य खेलकूद के पावर हाउस रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी आए और देखें हमारे नए कैंपस में किस तरह खेलकूद की व्यवस्थाएं की गई है।
एक्साइटेड है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि हमारा कैंपस जो है वो वादियों के बीच में है और ये एक्सपीरियंस करना हमारे लिए बहुत ही नया अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो आई फील कि अगर प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर आकर देखेंगे और हमारा कैंपस इनॉग्रेट करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। बेहतरीन कैंपस है और उतने ही बेहतरीन ये लोग हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। और एक बार इन सबसे जानना चाहेंगे, हाउस द जोश गाइस? हाय सर। So that's the जोश फॉर ऑल ऑफ यू। सो देख सकते हैं कितना जोश है इन लोगों में प्रधानमंत्री को देखने के लिए। कैमरा पर्सन सुमित नौटिया के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, शिलोंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विवेकानंद स्टेडियम से त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। वो यहां स्टेडियम से कुछ परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यहां के लोगों में खासा उत्साह है। राजधानी अगरतला में डीडी न्यूज संवाददाता नंदिता डागर ने स्थानीय लोगों से खास बातचीत की। सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, नया एयरपोर्ट भी आ चुका है, फिर सड़कें भी बहुत अच्छे हो चुके हैं और जब आएंगे मोदी जी तो उनको भी दिखाई पड़ेगा कि मतलब रोड कितने अच्छे हैं और उनके लिए बहुत ही सजाया हुआ है हमारा त्रिपुरा और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है। हमारा जो स्टेडियम है वो भी बहुत मतलब सज धज के एकदम रेडी है उनके लिए। तो वी वेलकम यू सर, प्लीज कम एंड प्लीज सी आवर सिटी एंड आवर स्टेट एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विथ आवर वेलकमिंग जेस्चर फॉर यू। दिल में उल्लास है, बहुत ही उल्लास है, क्योंकि मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो देश का नाम पूरे विश्व में उजागर कर दिया। और मोदी ऐसा एक लीडर है जो सिर्फ इंडिया में नहीं, हमारे देश का सिर्फ यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं, वो देश का लीडर है। अरे रेल लाइन के लिए आंदोलन किया वो तो हर कोई सुना है, लेकिन ला नहीं सका, ये लाया मोदी गवर्नमेंट आने के बाद। घर घर पानी दिया है, उज्ज्वला योजना के अंदर गैस कनेक्शन दिया है। फिर इधर हमारे इधर फिलहाल एक एयरपोर्ट हुआ है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट का शायद सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। पहले इधर के आदिवासी लोग जंगल में जाना पड़ता था, लेकिन अभी घर घर शौचालय है। ये मोदी जी आके बहुत ही अच्छा किया कि महिलाओं के लिए, माँ बहनों के लिए पहले SHG ग्रुप था, जो प्रीवियस गवर्नमेंट 3 से 4 हजार का SHG ग्रुप बनवाया था 25 साल में। और मोदी जी आने के बाद या हमारे विप्लव देव जी का सरकार आने के बाद उन्होंने इधर 60 से 70,000 SHG ग्रुप बनवा के दिया। मोदी जी आ रहे हैं, मुझे बहुत खुश रहे। मोदी जी की तरफ से मुझे एक घर मिला है। ना त्रिपुरा बहुत उन्नत है, रास्ता घाट सब कुछ ভালো হয়েছে मोदी जी तरफ से, हम खुश। 8 साल में त्रिपुरा में बहुत बदलाव हुआ है और जो काम हो रहा है ना वो सार्विक सबके लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। वो त्रिपुरा में नहीं, सिर्फ भारतवर्ष के लिए भी ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। वो जो रोड का बारे में है, वो जो बिल्डिंग का बारे में है, जो गरीब के लिए काम हो रहा है, सबके जो हाईवे हो रहा है, सब बहुत अच्छा काम हो रहा है। त्रिपुरा में जो मोदी जी ने काम किया है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। रास्ता घाट साफ सुथरा है, हर टाइम हर रोज डेली सफाई करता है। मोदी जी एयरपोर्ट बड़ा हो गया, अगरतला रेल स्टेशन बड़ा हो गया, जितना काम करता है गरीब के लिए ये इंडिया में कोई जगह में देखा, लेकिन यहाँ का काम इतना जल्दी, इतना कम टाइम में हो गया। मैं त्रिपुरा वासी को, मोदी जी को आने के लिए धन्यवाद मांगता हूँ। इसे हम लोग बहुत अच्छा है, त्रिपुरा का डेवलप प्रचुर हुआ है, मकान सबको मिला है, पक्का मकान मिला है, पानी मिला है, करंट मिला है, समस्त कुछ मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग खुश भी है। अभी मोदी जी अभी आ रहा है, काल को आ रहा है, तो इसलिए भी जितना जनता है त्रिपुरा का खूब खुश है, काल में मोदी जी को देखेगा। और बुलेटिन में अब लेंगे एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल। सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि डोकलाम घटना के दौरान भी राहुल गांधी को चीनी अधिकारियों के साथ सूप पीते देखा गया था, जबकि भारतीय सेना चीनी सैनिकों से लड़ रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो तब भी उन्होंने उस पर सवाल उठाए थे। हकीकत यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को हमारी सेना पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी जी के बयान पर मुझे कोई ज़्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन बार बार ये दिखाता है कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं, चाइनीज़ अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आए, जबकि भारतीय सेना के जवान अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहाते हुए नजर आए। जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तवांग को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला बताया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारतीय सेना को अपमानित करने वाला है। हम उनके बयान की निंदा करते हैं। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका ये चरित्र पूरा देश रूप में देखता है। ये भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे। भाजपा ने एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरा है। पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि भारतीय होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी को भारत की सेना पर गर्व है, और वहीं भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं। गौरव भाटिया ने साथ ही कहा कि भारत की 1 इंच भूमि ना किसी के कब्जे में है और ना किसी में यह हिम्मत है कि वो कब्जा कर ले। भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं। पिछले 8.5 साल में भारत की 1 इंच भूमि किसी ने ना कब्जाई है और ना किसी में ये हिम्मत है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत नेतृत्व हमारे पास हो, विश्व की सबसे वीर सेना हमारे पास हो, कूटनीतिक तौर पर पूरे विश्व को हम दिशा दे रहे हो और भारत की 1 इंच भूमि कोई कब्जा ले, ये संभव नहीं है, असंभव है। गौरव भाटिया ने साथ ही राहुल गांधी का नाम लेकर कहा कि मैं आपको बता दूं कि भारत की सेना इतनी सक्षम है कि ना तो कभी पिटी थी और ना ही कभी पिटेगी। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का पिटा हुआ मोहरा करार दिया। गांधी जी, भारत की सेना ना कभी पिटी थी, ना कभी पिटेगी, लेकिन भारतीय राजनीति का पिटा हुआ मोहरा है आप। मैं पढ़ना चाहूंगा 6 सितंबर 2013 को क्या नीति थी कांग्रेस पार्टी की। कहा गया AK एंटनी जी द्वारा कि सरहद पे कुछ बनाओ नहीं, देश सुरक्षित रहेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, बदलाव क्या आया। DSDBO ब्रिज दुर्बक से दौलत बेग ओल्डी तक का 323 किलोमीटर का ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया, जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई।
गौरव भाटिया ने मांग की है कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर आज कांग्रेस देश के साथ खड़ी है तो राहुल गांधी को तुरंत पार्टी से निष्कासित करे। आखिर भारत की विपक्षी दल की क्या मजबूरी है कि वो देश विरोधी बयान के लिए राहुल गांधी को निष्कासित नहीं करते। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये पाप ऐसा है कि माफी मांगने से भी नहीं धुलेगा, लेकिन माफी मांगेंगे तो कम से कम ये पता चलेगा कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी थी। एक मां पुत्र से ज्यादा प्यार करे, देश से कम नहीं कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन अगर आज कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी है, खड़गे जी अध्यक्ष हैं और रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाए जाते, तो राहुल गांधी को तुरंत कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करें। भारतीय जनता पार्टी आज पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। भाजपा कार्यकर्ता आज देश भर में पाकिस्तान और पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला फूंक रहे हैं। जम्मू में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिलावल के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान बेहद शर्मनाक और अपमानजनक है। इससे शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने तेलंगाना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में इंटीग्रेटेड मेडिसिन के लिए एक अलग डिवीजन बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए हम सभी के लिए संस्थानों के दरवाजे खोल रहे हैं। आज इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड वेल बीइंग पर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, सरकार ने भी 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश में स्थापित किया है। वहां मेडिटेशन से लेके, योगा से लेके, प्रिवेंटिव केयर के लिए मार्गदर्शन से लेके अनेक टाइप की अलग अलग एक्टिविटी वहां हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्किस बानो की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने गुजरात सरकार की ओर से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषियों को छोड़ने का आदेश दिया था। बिल्किस ने गुजरात सरकार के इसी आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। बिल्किस ने 13 मई के आदेश पर दोबारा विचार की मांग की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों की रिहाई में 1992 में बने नियम लागू होंगे। इन्हीं नियमों के आधार पर 11 दोषियों की रिहाई हुई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में आईएसआई एजेंट को रक्षा दस्तावेज बेचने वाला कटरा से गिरफ्तार हुआ है। जानकारी के अनुसार कटरा निबंधन कार्यालय में कार्यरत लिपिक रवि चौरसिया को रक्षा मंत्रालय से जुड़े प्रतिबंधित एवं गोपनीय दस्तावेज एक महिला को बेचने के आरोप में पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर रवि चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है। वो मुंगेर जिला के जमालपुर थाना अंतर्गत नया गांव विषहरी का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि जब वो चेन्नई के अबाड़ी भारी वाहन निर्माण कारखाना में लिपिक पद पर कार्यरत था, उसी समय उसका संपर्क इंटरनेट मीडिया पर एक महिला से हुआ था। वो आईएसआई एजेंट थी। उसके प्रेम जाल में फंसकर और पैसे के लोभ में अपने मोबाइल फोन के माध्यम से उक्त कारखाने में बनने वाले टैंक एवं अन्य रक्षा उपकरणों से संबंधित गोपनीय यांत्रिक जानकारियां उस महिला को उपलब्ध कराई। बदले में उसे राशि का ऑनलाइन भुगतान भी प्राप्त हुआ। एसएसपी जयंतकांत ने आरोपी से पूछताछ कर मीडिया से जानकारी साझा की। एक व्यक्ति जो कि रजिस्ट्री कार्यालय में था और ये पूर्व में अवाडी में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था एलडीसी के पोस्ट पर। वहाँ से कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिसको इसने वहाँ से पास ऑन किया है दूसरी जगहों पर, आपत्तिजनक जगहों पर। हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेशन से हम लोग को आगे की जानकारी मिली और इसी आधार पर उसको ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट में और इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के आधार पर अरेस्ट किया।
केंद्र सरकार के सार्थक प्रयासों से देश में कपड़ा उद्योग में पीएलआई जैसी योजनाओं के लागू होने से इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश से। कृषि के बाद देश में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदाता के रूप में वस्त्र उद्योग का योगदान है और इसका जीडीपी में बात करें तो 2.3% की हिस्सेदारी भी है। इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और पीएलआई स्कीम के जरिए इस क्षेत्र का कायाकल्प किस तरह हुआ, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश। मैडम, अगर बात करें पीएलआई स्कीम आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का महत्वपूर्ण प्रतीक, मेक इन इंडिया का नारा जो प्रधानमंत्री जी ने दिया और अमृत काल में इसके लिए जो योजना बनाई गई, खास करके आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए 14 क्षेत्र में हम लोगों ने पीएलआई स्कीम निकाली, जिसमें एक सेक्टर टेक्सटाइल भी है। पूरी इकोसिस्टम से मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करके हम लोग ग्लोबली मार्केट करके एक्सपोर्ट कैसे हो जाए इसके ऊपर फोकस करते हैं। 11 से 12% निर्यात कपड़ा सेक्टर का है। इस क्षेत्र में नई नई चुनौतियाँ और संभावनाएं भी बहुत बड़ी है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के हिसाब से 210% इंक्रीज होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग में, और मैन्युफैक्चरिंग में सभी सेक्टर आ जाएंगे। और ये सभी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि टेक्सटाइल का रोड बड़ा होगा। भारतीय कपड़ा उद्योग नेचुरल फाइबर का है, पीएलआई स्कीम इसमें कितना मददगार साबित हो रही है? बहुत अच्छे से, जैसे मैंने बोला, रेडीमेड गारमेंट जिसमें कई रोजगार पैदा होंगे, फार्म से लेके फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फॉरेन तक की पूरी योजना 5F पे हम काम करते हैं। 2021-22 के आम बजट में वित्त मंत्री ने 7 पार्क बनाने की घोषणा की थी। इस क्षेत्र में महिलाओं का योगदान भी काफी रहता है, तो किस तरह उनको आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं, सभी योजना चल रही है। पीएम मित्र पार्क में 13 राज्यों से 7 राज्यों को मिलेगा पार्क, और उसके आवेदन को हम लोग चेक कर रहे हैं। 51% शेयर स्टेट का रहने वाला है, जहां लेबर पॉलिसी, जहां उनकी टेक्सटाइल पॉलिसी, पावर पॉलिसी जो सपोर्ट करेगी, और एक साथ में लोग प्रोडक्शन में आगे आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, प्लग एंड प्ले के माध्यम से बिजनेस कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा युवा आ सके, महिला आ सके, इसके लिए सभी योजना बनी है। तकरीबन $400 बिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा है, और इस सरकार ने जो लक्ष्य रखा उसमें हासिल करने की ओर सरकार अग्रसर है। तो भविष्य में वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में भारत किस तरह लीडर बनेगा कपड़ा उद्योग में दुनिया के लिए? लोग अपने टारगेट के हिसाब से चलते हैं। बार बार स्टेक होल्डर से बातें होती है, पूरे वैल्यू चेन से बात होती है, क्योंकि कपड़ा उद्योग पूरे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। तो किसानों की आय दुगना करना, कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री में, फिर उनको अच्छे से रॉ मटेरियल सप्लाई हो जाए, इसमें से कपड़ा बने, कपड़े में से चीज़ें बने, मार्केटिंग हो जाए और फॉरेन जाए, तो ये पूरी वैल्यू चेन से सरकार काम करती है पीएलआई स्कीम के माध्यम से। तो केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश, जिनका मानना है कि कपड़ा क्षेत्र में पीएलआई जैसी कई तरह की योजनाओं को सरकार ने न केवल बेहतर तरीके से लागू किया है बल्कि जमीनी। और अब आपको सीधे ले चलते हैं, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही हैं। 15 items on agenda, and even as we started, there was this request by some ministers from the states saying, could it please actually end at 1:30 because they had other committed business, and it was suggested that if any agenda is left over, we could carry it to the next meeting. And that was also sort of put to the House, and all ministers came in to say, we agree, we can conclude at 1:30 and take the agenda forward for the next meeting. So having agreed to end the meeting at any cost by 1:30, meaning smoothly, we completed 8 of the agenda points, and therefore the rest would be carried on to the next, hopefully an in-person meeting. And importantly, of the 7 agenda that we could not take up today, the GOMs are also part of those 7 which we couldn't take up. There were 2 GOM issues which had to be discussed. One relating to the capacity-based taxation on tobacco and gutkha, and the other relating to the setting up of a tribunal, GST tribunal. So both these have not been taken up. So leaving aside that, in sequential order, about 7 agenda points were attended to, and one which related to
data sharing was also taken up. So the meeting ended at 1:40, something like that, and we've come before you. I'll ask Sanjay and Vivek to get into the details of the decisions which have been taken today. And there will also be a press release which will be shared with you. Sanjay? Thank you, ma'am. As Honorable Minister has informed, basically we had two major agenda items, one related to the tax rates and the others related to some procedural and law related changes. Other than, the routine agendas, confirmation of minutes, notifications placed for ratification, some exemptions which were given. So the major decisions which the Council today took, I think one major path-breaking recommendation is with regard to decriminalizing certain offenses. Three kinds of offenses have been recommended to be decriminalized. They pertain to obstruction or preventing any officer in discharge of his duties, deliberate tampering of material evidence, failure to supply the information. Moreover, the threshold limit of tax amount for launching prosecution in any criminal offense defined under the GST laws, the limit has been increased from 1 crore to 2 crore for all offenses other than those involving fake invoices. In the same line of reducing the workload of the courts, compounding amount has been decreased. Right now it is 50% to 200%, 150% of the tax amount. So this has been reduced to 25% to 100%. Certain decisions were also taken regarding rates. One of them is relating to husk of pulses, including chilka and concentrates, including churi, khanda, etc. This attracts 5% rate. This has been reduced to nil. Previously, when it was used as cattle feed, it was exempt. But when used as a cattle feed ingredient, it was being taxed at 5%. So this relief is being given. The other exemption relates to extension of the 5% tax on ethyl alcohol, presently 18%, for blending purposes. Already we had allowed 5% reduced rate for blending with petrol by the oil marketing companies. Now this exemption is being extended to the refineries as well. So this will further promote our efforts on blending and reduce our dependence on imported crude and thereby save precious foreign exchange. Then a number of clarifications were given, basically so as to provide clarity, because some tax authorities were assessing it at one tax rate, other authorities at another tax rate. I think it's a very good idea if such kind of circulars are issued on a regular basis. So in line with that, the Council decided to issue circulars relating to RAB, FRIAMs, which will attract 18%, which are already attracting 18%, but just a clarification so that there is no doubt. Similarly, the cess, applicability of cess on SUVs, this was clarified, and certain clarification was also provided for the equipment and materials used by petroleum companies for exploration, etc.
It was also decided to include supply of Mentha arvensis under reverse charge mechanism, as has been already done for Mentha oil. A major decision was taken today to facilitate e-commerce for micro enterprises. You would be aware in the last meeting, 47th GST Council meeting, Council had decided to allow the e-commerce operators to supply the unregistered, the products of unregistered vendors, dealers, as well as composition taxpayers. So the modalities for that in terms of the changes it would require in the law and the rules, etc., were approved by the Council. Then there were a number of other matters for relief and clarification for the taxpayers. One pertaining to the years 17, 18, 18, 19 as to how to deal with the mismatch of the invoices in GSTR1 vis-a-vis GSTR3B. So that will further help in the administration of tax. Another clarification pertains to the no-claim bonus which is offered by the insurance companies. So it has been decided to clarify that this will not attract any GST. No-claim bonuses, as you are aware, offered by insurance companies when the insurer does not claim any compensation under motor insurance or any other insurance. So these are, I think, the major decisions taken by the Council. We'll of course be circulating a detailed press release. Thank you. Coach. Team C. First Team C and then Sushil. First Team C. Gaming and casinos, that was much awaited because in the last council meeting it was said to be on the agenda, but was that there on the agenda? Has the report been assessed? Are you planning to take that up in the next meeting? And also on tribunals, as ma'am said that it could not be taken up this time. If you could give broad highlight points of the GOM report as to what has been suggested by the GOM in terms of appellate tribunals, because that is. जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक के बाद प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जिसमें जानकारी दी गई कि कर की दरों और कानून को बदलने की विधि पर बात हुई है और 2 एजेंडे पर चर्चा हुई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने शुक्रवार को स्पेन के वेलेंसिया में खेली जा रही महिला FIH नेशंस कप 2022 में आयरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। खेल के नियमित समय में आयरलैंड की ओर से कैरोल नाओमी ने 15वें मिनट में, तो वहीं भारत की ओर से उदिता ने खेल के 45वें मिनट में गोल किया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 गोल की बराबरी पर रहीं, जिसके चलते मैच का शूट आउट से निकला, जहां भारतीय टीम ने 2-1 से आयरलैंड को मात दी। भारतीय टीम आज फाइनल में स्पेन के सामने उतरेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही 5 T20 मैच की सीरीज का चौथा मुकाबला आज ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। मेजबान भारत आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो के चौथे महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में अपने गेंदबाजी विभाग में कुछ बड़ा सुधार करना चाहेगा, ताकि वो श्रृंखला में अपनी चुनौती को बनाए रख सके। भारतीय टीम अभी 5 मैचों की सीरीज में 1-2 से पीछे है और उसके लिए श्रृंखला में बने रहने के लिए इस मैच में जीत दर्ज करना जरूरी है। ये श्रृंखला दक्षिण अफ्रीका में 3 फरवरी से शुरू होने वाली T20 विश्व कप से पहले काफी अहम है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।